क्लासेस से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी। हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझेंगे। ये समझने का टॉपिक है, समझने लायक है। इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग, सीखते हैं हम लोग। आइए चलते हैं, हम लोग सीखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का विकास का सिद्धांत। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। जीन पियाजे का जन्म जो है 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड। 9 अगस्त जीन पियाजे का जन्म जो है 9 अगस्त जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त 1896 ईस्वी। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत दो मुख्य बातें की थी, दो मूल विशेषताएं बताई थी। नंबर 1 है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। नंबर 1 है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। सर्वप्रथम हम लोग जो है संगठन को समझते हैं कि जीन पियाजे ने संगठन के अंतर्गत क्या कहा है। संगठन से तात्पर्य मिश्रण से, यानी कि मिला देना। कोई दो चीज या दो टॉपिक या दो वस्तु आपस में मिला देना संगठन है, संगठित कर देना। तो ठीक उसी तरह नवीन, यानी कि नवीन सूचनाओं को या नवीन ज्ञान को संगठन के अंतर्गत जीन पियाजे महोदय ने बताया, नवीन सूचनाओं या नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की जो क्रिया है वो क्या है? संगठन। यानी नवीन सूचनाओं या ज्ञान कह लीजिए आप, को पूर्व ज्ञान से एक व्यवस्थित क्रम में, एक निश्चित क्रम में मिला देना या व्यवस्थित करने की, एक निश्चित क्रम में पूर्व ज्ञान को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया ही क्या है? संगठन है। क्या है? संगठन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संगठन। यानी नवीन सूचनाओं या ज्ञान को पूर्व ज्ञान या सूचनाओं से निश्चित क्रम में सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित करने की क्रिया ही क्या है? संगठन है। तो ये हो गया मित्र दोस्तों
संगठन। अब हम लोग जो है बात करते हैं अनुकूलन की, कि जीन पियाजे महोदय ने अनुकूलन के अंतर्गत क्या कहा है। एडजस्टमेंट, अनुकूलन अर्थात एडजस्टमेंट यानी पूर्व निर्मित बौद्धिक सूचनाओं एवं नवीन या पूर्व निर्मित बौद्धिक सूचनाओं बौद्धिक सूचनाएं एवं नवीन बौद्धिक सूचनाओं, पूर्व निर्मित बौद्धिक सूचनाओं एवं नवीन निर्मित बौद्धिक सूचनाओं एवं नवीन निर्मित बौद्धिक सूचनाओं के मध्य संतुलन स्थापित करना ही क्या है, अनुकूलन है। एडजस्टमेंट है, क्या है, एडजस्टमेंट, अनुकूलन करना ही जो है अनुकूलन है। पूर्व निर्मित बौद्धिक सूचनाओं एवं नवीन निर्मित बौद्धिक सूचनाओं या ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित कर देना, ये क्या है कि मध्य संतुलन स्थापित करना ही क्या है, अनुकूलन है। तो पियाजे महोदय ने बताया कि अनुकूलन के अंतर्गत जो है हम दो चीजों को लेते हैं। कितनी चीजों को लेते हैं, दो चीजों को लेते हैं, यानी कि दो प्रकार का होता है, एक आत्मसातीकरण होता है और दूसरा जो है समाविष्टीकरण या समायोजन होता है। क्या होता है, समायोजन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम जो है थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद जो है पियाजे महोदय ने बताया कि जो दूसरा पार्ट था यानी कि अनुकूलन यह दो भाग में विभक्त है। कितने भाग में, नंबर 1 आत्मसातीकरण, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, आत्मसातीकरण का मतलब है आत्मसात कर लेना किसी टॉपिक को, पहला है। और दूसरा है समाविष्टीकरण या समायोजन, समाविष्टीकरण या समायोजन। अब हम लोग सर्वप्रथम समझते हैं कि आत्मसातीकरण क्या है। क्या समझते हैं, आत्मसातीकरण क्या है? तो दोस्तों आत्मसातीकरण यानी कि जो नवीन सूचनाएं मिले उन्हें पुरानी सूचनाओं से, जो नवीन सूचनाएं मिले उन्हें नवीन सूचनाओं से मिलाने की क्रिया को आत्मसातीकरण करते हैं। अर्थात नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से क्या करना, आत्मसात करना ही नवीन जो है आत्मसातीकरण है। यानी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना या कि मध्य संबंध स्थापित करना ही
आत्मसातीकरण कहलाता है। और दूसरा है समाविष्टीकरण। दूसरा क्या है? आत्मसातीकरण मतलब कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से आत्मसात कर लेना, कि मध्य जो है संबंध स्थापित करते हुए जो है कि मध्य संबंध बनाते हुए आत्मसात कर लेना ही आत्मसातीकरण है। दूसरा क्या है? समाविष्टीकरण या समायोजन। इसका मतलब है समाविष्टीकरण का कि नवीन सूचनाओं के आधार पर नवीन सूचनाओं या ज्ञान के आधार पर पूर्व सूचनाओं या ज्ञान में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण या समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे महोदय ने जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी गामक अवस्था क्या बताया है? संवेदी गामक अवस्था, मोटर स्टेज। संवेदी गामक अवस्था जीन पियाजे ने पहला जो है बताया है। इसमें क्या है? संवेदी गामक में सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है? 0 से जन्म से या जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक जो है, जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। पहली चीज। दूसरी चीज जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है कि जो 2 वर्ष का बच्चा होता है, जो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत, वह जो है किसी वस्तु को पकड़ने और क्या? चूसने, किसी वस्तु को पकड़ने, चूसने, किसी वस्तु को पकड़ने, चूसने या दांत से काटने या दांत काटने या दांत से काटने का स्वाभाविक क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है। यानी संवेदी गामक अवस्था का बालक का जो उम्र होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का बालक जो है संवेदी गामक अवस्था में आते हैं। पहली चीज।
दूसरी चीज संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत किसी बालक जो है जो 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक का बालक होगा, किसी वस्तु को पकड़ने, चूसने या दांत से काटने की स्वाभाविक क्रिया करता है। क्या करता है? स्वाभाविक क्रिया करता है। और क्या करता है? प्रयास 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 और त्रुटि 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 के आधार पर परिस्थितियों को समझने की क्या करता है? कोशिश करता है। पर त्रुटि के आधार पर समझने की कोशिश करता है। क्या करता है? समझने की कोशिश करता है। तो हम लोग जो है संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत जन्म से 2 वर्ष तक के बालक आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है संवेदी गामक अवस्था में आने वाला बालक किसी वस्तु को पकड़ने, चूसने, दांत से काटने की स्वाभाविक क्रिया करता है, और साथ ही साथ प्रयास और त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने की क्या करता है? कोशिश करता है। अब हम लोग जो है दूसरे स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। तो दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज। इस स्टेज में 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशन स्टेज यानी इसमें जो है 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे या बालक आते हैं। 2 से 7 जो अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पहली बात 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सांकेतिक तथा भाषा का विकास। यानी कि बालक में जो है संकेत के माध्यम से, सांकेतिक तथा भाषा का विकास, संकेत के माध्यम से चीजों को प्रकट करने की और साथ ही साथ भाषा की विकास होता है। यानी कि सांकेतिक नंबर 1 चीज, महत्वपूर्ण चीज, सांकेतिक या भाषा का विकास, नंबर 1 चीज। दूसरा है भाषा की, इस अवस्था को जीन पियाजे में, इस अवस्था को यानी कि सांकेतिक भाषा का विकास इसमें होता है किसमें? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। और इस अवस्था को जीन पियाजे महोदय ने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक क्या है? एक जो है पूर्व प्रत्यात्मक काल है और दूसरा अंत प्रज्ञ काल है। क्या क्या है? नंबर एक पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरा जो है अंत प्रज्ञ काल। क्या है? अंत प्रज्ञ काल। और जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है ये 2 से 4 वर्ष तक के बालक इसके अंतर्गत आते हैं, और जो है अंत प्रज्ञ काल है इसके अंतर्गत जो है 4 से 7 वर्ष तक के बालक जो है, यानी कि 2 से 4 वर्ष के बालक अंत प्रज्ञ काल में 4 से 7 वर्ष तक के बालक जो है बालक आते हैं। हो सकता है पूछ ले
कि जो है कि पूर्व प्रत्यात्मक काल या समय में बालक किस अवस्था के बालक होते हैं, तो वह होगा 2 से 4 वर्ष तक का। अंत प्रज्ञाकाल में 4 से 7 वर्ष का। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो हम लोग समझते हैं कि पूर्व प्रत्यात्मक काल में पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक के बालक जिसके अंतर्गत आते हैं उसमें क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बालक अपनी इस 2 से 4 वर्ष तक के बालक जो होते हैं वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 चीज, पूर्व प्रत्यात्मक क्या, क्यों, कब आदि के माध्यम से बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। किस अवस्था के का बच्चे? 2 से 4 वर्ष तक आयु के बच्चे। किस काल में? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशन स्टेज में। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने खोज की अवस्था कहा है। कैसी अवस्था इसको कहा है? खोज की। ये ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्व प्रत्यात्मक काल को जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा है? खोज की अवस्था कहा है। क्या कहा है? खोज की अवस्था कहा है। और बालक बड़े लोगों का अनुकरण करता है। क्या करता है? बालक जो बालक होता है 2 से 4 वर्ष तक का बालक ही जो है बड़े लोग, अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करने वाला बालक जो होगा वह 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था का बालक शुरू कर देता है। और साथ ही साथ भाषा का विकास होने लगता है। क्या होने लगता है? भाषा का विकास होने लगता है। हम लोगों ने देखा पूर्व संकृत अवस्था जो 2 से 7 वर्ष जीन पियाजे ने जिसकी अवधि निर्धारित की है उसके अंतर्गत जो है बच्चा सांकेतिक या भाषा का विकास संकेतों के माध्यम से वह चीजों को इंगित करता है या मांगने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास भी होने लगता है। जिसको जीन पियाजे महोदय ने 2 पार्ट में बांटा है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अंत प्रज्ञाकाल जिसके अंतर्गत जो है 4 से 7 वर्ष तक के बालक आते हैं। और पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी 2 से 4 वर्ष तक के बालक जो होते हैं वह क्या, क्यों, कब के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। वह क्या है, क्यों है, कैसे आ गया, कहाँ, इससे पहले कहाँ था आदि के माध्यम से जो है अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे महोदय ने इसको खोज की अवस्था यानी पूर्व प्रत्यात्मक काल को इसलिए जो है वो जो है क्या बोले हैं? खोज की अवस्था नाम से क्या किए? संबोधित किए। साथ ही साथ इस अवस्था के बालक बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं और साथ ही साथ पूर्व प्रत्यात्मक काल में भाषा का विकास, किसका विकास? भाषा का विकास होने लगता है बालक का। अब हम लोग चलते हैं अंत प्रज्ञाकाल। क्या पढ़ते हैं? अंत प्रज्ञाकाल। अंत प्रज्ञाकाल के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं हम लोग 4 से 7 वर्ष तक के बालक आते हैं। कितने वर्ष तक के बालक आते हैं? 4 से 7 वर्ष तक के बालक आते हैं। संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत बालक पर
बालक यह जान जाता है कि यदि कोई वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है, उसे खंडों में क्या करें, विभक्त करें या आकार में परिवर्तन करें, उस वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी वस्तु जैसे कि किसी वस्तु को जैसे देखता है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। इस अवस्था का बालक किसी वस्तु को जैसे देखता है, जैसे देखता है, उसको उसी फॉर्म में आकार आदि उसी फॉर्म में उसी आकार में क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और अब हम लोग चलते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत 7 वर्ष, यानी कि इसमें जो है 2 से 7 था, तो इसमें जो है 7 से 11 वर्ष तक के बालक इसके अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक, जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, मूर्त वस्तुओं के संबंध में तार्किक संक्रियाएं करना शुरू कर देता है। मूर्त मतलब कोई मूर्त रूप में हो, मूर्त हो जो जिसका कोई रूप हो, क्या करने लगता है, उसके बारे में उसके तार्किक चिंतन मनन करने लगता। और जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वह जो है जिस रूप में उसको देखता था उसी रूप में उसको क्या करता था, एक्सेप्ट, उसी आकार में एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं है, वह उसके विषय में तार्किक चिंतन मनन करने लगता है। ठीक है, बालक मानसिक योग्यताओं में निपुणता हासिल कर लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में का बालक मानसिक क्रियाओं में क्या करता है, मानसिक योग्यताओं में क्या करता है, योग्यता हासिल कर लेता है, क्रमबद्ध तथा पूर्ण व अंश प्रत्ययों का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी और महत्वपूर्ण अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चौथा और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज का बालक कितने वर्ष तक का होगा, 11 से 15 वर्ष तक का। कितने वर्ष तक का, 11 से 15 वर्ष। ग्यारह से 15 वर्ष के जो चाइल्ड होंगे, जो बालक होंगे, वह जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएंगे। यानी इस अवस्था का बालक अमूर्त यानी कि मूर्त जिसका रूप हो, यानी कि वह प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता हो। पहले हम मूर्त अमूर्त को थोड़ा जो है जानने की कोशिश करते हैं। मूर्त जो है, अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा की है। मूर्त जो है जो प्रत्यक्ष हो, जो दिखाई दे रहा हो, यानी सीधी सी बात है, जो
प्रत्यक्ष हो, जो सामने हो, जो दिखाई दे रहा है, जिसका कोई क्या क्या हो, आकार हो, रूप हो, जिसका कोई रूप हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। और अमूर्त, अमूर्त जो होगा वह क्या होगा, अप्रत्यक्ष, काल्पनिक हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, या जो दिखाई न दे उसको जो हम लोग अमूर्त कहते हैं। तो उसी तरह अमूर्त यानी तार्किक संक्रियाएं, अमूर्त में, अमूर्त के अंतर्गत अमूर्त चीजों के बारे में बालक जो है तार्किक चिंतन मनन करने लगता है। किसके अंतर्गत, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, यानी कि 11 से 15 वर्ष तक का बालक जो है तार्किक अमूर्त चीजों में तार्किक चिंतन मनन करने लगता है। और वहीं पे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चीजों को या वस्तुओं के बारे में बालक जो है तार्किक चिंतन मनन करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पे अमूर्त चीजों के बारे में बालक जो है क्या कर रहा है, तार्किक चिंतन मनन कर रहा है, करने लगता है। इसलिए औपचारिक संक्रियम अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए औपचारिक संक्रियम अवस्था को क्या कहा जाता है, अमूर्त, अमूर्त अवस्था। अमूर्त यानी कि अप्रत्यक्ष अवस्था जिसे कह लीजिए अमूर्त अवस्था, और अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।